अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फाइबर फेल्योर के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फाइबर फेल्योर के हवाले से प्रीवियस लेसन में हमने फाइबर्स की टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से डिस्कशन की थी और ये डिस्कस किया था कि फ़ाइबर परफॉर्मेंस के हवाले से फ़ाइबर्स की टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा अहम हैं। हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए थे जिनके ऊपर फ़ाइबर की टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ की टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स डिपेंड करते हैं। इसके साथ ही हमने कुछ टर्म्स देखी थी कि अगर फ़ाइबर्स की मैकेनिकल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना हो तो हम फ़ाइबर्स की टेनेसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, इलॉन्गेशन एट ब्रेक को कंपेयर कर सकते हैं और वर्क ऑफ रप्चर या टफनेस ऑफ द फाइबर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने कुछ टेबल्स में नेचुरल फाइबर्स, मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स और हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स की टेनेसिटी वगैरह, इलॉन्गेशन एट ब्रेक और टफनेस की वैल्यूज़ देखी थी। तो जब हम फाइबर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं तो फाइबर्स की बेसिकली दो एप्लीकेशंस हो सकती हैं। एक फ़ाइबर्स की ट्रेडिशनल क्लोथिंग में एप्लीकेशंस हैं और दूसरी आजकल इंडस्ट्रियल या हाईटेक एप्लीकेशंस हैं। ट्रेडिशनल क्लोथिंग की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें जो फ़ाइबर्स जब इस्तेमाल होते हैं तो बेसिकली जो कंज्यूमर है वो कंसर्न्ड होता है प्रोडक्ट की एस्थेटिक लुक के हवाले से या उसकी कंफर्ट के हवाले से। तो एक फैब्रिक की जो अपीयरेंस है वो जब डिटीरियोरेट होना शुरू होती है तो वो भी फ़ाइबर्स की ब्रेक डाउन की वजह से होती है। तो जो प्रोडक्ट की लाइफ होती है पूरी, वो भी फ़ाइबर्स के ब्रेक डाउन बिहेवियर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यानी कि अगर ये देखना हो कि एक प्रोडक्ट की टोटल लाइफ कितनी है तो इसमें फ़ाइबर्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का बड़ा अमल दखल होता है। तो इसके साथ साथ चूँकि आजकल ट्रेडिशनल क्लोथिंग के साथ साथ फ़ाइबर्स इंडस्ट्रियल और हाईटेक एप्लीकेशंस में भी यूज़ हो रहे हैं। ख़ास तौर पे 1950s के बाद जब मैन्युफैक्चर्ड फ़ाइबर्स या मैन मेड फ़ाइबर्स मार्केट में आए तो मुख्तलिफ़ टेक्सटाइल स्ट्रक्चर्स की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बढ़ गई, जिनमें कन्वेयर बेल्ट्स हो गए, ड्राइव बेल्ट्स हो गए, फ़िल्टर फैब्रिक्स वगैरह हो गए। लेकिन इसके साथ साथ जो हाई परफॉर्मेंस फ़ाइबर्स हैं जैसे कि केवलर है, वेक्ट्रॉन है, हाई मोलिकुलर वेट पॉलीएथिलीन फ़ाइबर है, तो इन फ़ाइबर्स के डेवलपमेंट के साथ ही मुख्तलिफ़ टेक्सटाइल स्ट्रक्चर्स की जो एप्लीकेशंस हैं, जो हाई एंड एप्लीकेशंस हैं जैसे कि स्पेस व्हीकल्स वगैरह हो गई या और दूसरी लोड बेरिंग स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस हैं, तो जब उन प्रोडक्ट्स की बात करें तो उनमें स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर इज़ अ मेजर डिज़ाइन क्राइटेरिया कि जब हमने वो वाली प्रोडक्ट्स बनानी हो तो उसमें क्योंकि हमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है तो उस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ में हाई स्ट्रेंथ फाइबर ही कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो जब हम टेक्सटाइल फ़ाइबर्स को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने की बात करें तो जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है उसकी बेसिकली दो अप्रोचेस हो सकती हैं। एक अप्रोच जो सक्सेसफुली अप्लाई भी की गई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़े वसी पैमाने पे, वो है कम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के नॉलेज और एक्सपीरियंस को कंबाइन करके प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाए। इसमें नॉलेज का भी अमल दखल है और एक्सपीरियंस का भी। मिसाल के तौर पे फ़ाइबर्स की जो स्ट्रेंथ है या टेनेसिटी है या टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका नॉलेज हो तो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए कोई इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन मोस्टली नहीं की जाती थी, बल्कि अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए और जो बेसिक नॉलेज या इंफॉर्मेशन फ़ाइबर्स के हवाले से अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लिया जाता था। फिर अगर ज़रूरत पड़े तो डिफरेंट ट्रायल्स किए जाते थे और उन ट्रायल्स को रिवाइज़ भी कर लिया जाता था और एक यूज़फुल जो प्रोडक्ट है वो बना ली जाती थी। तो जो मटेरियल सिलेक्शन होता था, इस अप्रोच में जो मटेरियल सिलेक्शन है या फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन है वो जनरल बेसिक नॉलेज और एक्सपीरियंस की बुनियाद पे सारे काम किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे फ़ाइबर्स की हाई टेक एप्लीकेशंस आम होती जा रही हैं और तो उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो
एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जो अप्रोच है, जिसमें कि प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है कि एंड प्रोडक्ट को अपनी लाइफ में किन किन स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ेगा और उन स्ट्रेसेस को पूरा करने के लिए फाइबर्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए और दूसरे डिज़ाइन क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। तो ये एक पूरी कैलकुलेटेड या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड अप्रोच है, जिसको इंजीनियरिंग डिज़ाइन कहते हैं। तो जैसे जैसे हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स डिज़ाइन होती हैं, इस अप्रोच की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए फिर हमारे पास जो फाइबर की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और फाइबर का जो अंडर स्ट्रेस बिहेवियर होता है और फाइबर किस तरीके से फेल होता है उसको स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम फाइबर फेलियर की बात करते हैं तो फाइबर फेलियर का हम एनालिसिस करते कैसे हैं कि एक फाइबर का जो फ्रैक्चर है या ब्रेकेज है उसको हम स्टडी कैसे करते हैं। तो इसमें जो जिस साइंटिफिक टेक्निक ने इसको रेवोल्यूशनाइज किया वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी थी, जिसमें कि हम फ्रैक्चर्ड फाइबर की सरफेस का इमेज बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं जैसे हम एक कॉमन फोटोग्राफ या इमेज को देख रहे होते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी भी यूज़ होती रही है, लेकिन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी का चूँकि फोकस इसका नहीं होता कि वो इसको सही इमेज फ्रैक्चर्ड फाइबर का दे सके। तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है उसके ज़रिए से फ्रैक्चर्ड फाइबर की सरफेस को एनालाइज करने से हम जो फ्रैक्चर का मेकनिज़म है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक जो कॉमन टेक्निक इस्तेमाल होती है वो फाइबर्स की सरफेस को मेटलाइज करना है, क्योंकि फाइबर्स जो हैं उनकी सरफेस मेटलाइज नहीं होती, वो इंसुलेटर होते हैं, तो वो चार्ज अप हो जाते हैं जब इलेक्ट्रॉन की बीम उनके ऊपर पड़ती है। तो उनको थोड़ा सा कंडक्टिव बनाने के लिए जो टेक्सटाइल का स्पेसिमन होता है, फाइबर्स होते हैं या फैब्रिक का स्पेसिमन होता है, उसको थोड़ा सा थिन फिल्म के साथ कोट कर लेते हैं, जो कि स्पटर कोटिंग के ज़रिए से हम करते हैं ताकि फाइबर की सरफेस को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ईजीली ऑब्जर्व किया जा सके। सेम की अप्रोच के अलावा जो दूसरा टूल है हमारे पास जिससे कि हम फाइबर के फ्रैक्चर बिहेवियर को एनालाइज करते हैं वो फिर वही जिसको हमने अभी तक स्टडी किया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स के हवाले से है कि हम फाइबर मटेरियल की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स को एनालाइज करते हैं और किस टाइप की कर्व है उससे मटेरियल के फ्रैक्चर की टाइप का पता चलाते हैं या उसको एनालाइज करते हैं। तो चूँकि हम डिफरेंट फाइबर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेलियर को स्टडी करेंगे, तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर फेलियर हैं उनको इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में भी शो किया गया है कि फाइबर बेसिकली ज़्यादातर इन 4-5 कर्व्स को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हाई स्ट्रेंथ फाइबर्स हैं, जिस तरीके के आजकल हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स केवलर वगैरह आ रहे हैं, तो उनकी चूँकि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है तो वो मोस्टली ए टाइप कर्व को, जिस तरह की ये है, इसको फॉलो करते हैं कि उनमें ब्रिटल फ्रैक्चर होता है, किसी किस्म की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अलोंग द स्ट्रेन एक्सेस या एक्सटेंशन एक्सेस नहीं होती, तो वो स्ट्रेट लाइन फेलियर वो देते हैं। उसके बाद कुछ फाइबर्स हैं जैसे कि जो मैनमेड फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, वो टाइप बी कर्व देते हैं कि वो अच्छे खासे टफ़ होते हैं, यानी कि वो रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज देते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी देते हैं। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि इतने स्ट्रॉन्गर नहीं होते, वीकर होते हैं, तो वो फाइबर्स डी टाइप कर्व देते हैं। और जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो इस तरीके की अनयूजुअल सी टाइप कर्व देते हैं। जो इलास्टोमेरिक फाइबर्स होते हैं वो हमें पता है कि उनकी चूँकि एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इलास्टोमेरिक फाइबर्स इस तरीके से बहुत लो लेवल ऑफ स्ट्रेस के ऊपर बड़ी हाई एक्सटेंशन देते हैं और फिर एंड पे जाके हाई मॉडुलस शो करके तो वो फ्रैक्चर कर जाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स हैं डिफरेंट फाइबर्स की, जो इनमें से जो फाइबर जिस कर्व को फॉलो करे उसका बिहेवियर हम उसी तरीके से स्टडी करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो टूल्स हो गए, एक फ्रैक्चर्ड फाइबर की सरफेस को एनालाइज करना जो कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के ज़रिए से होता है, और दूसरा जो है वो फाइबर के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स को स्टडी करना, उसका टाइप ऑफ फ्रैक्चर असेस करने के लिए।
अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं उसको हम ब्रिटल टेंसाइल फ्रैक्चर से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द जो इनऑर्गेनिक फाइबर्स हैं, जैसे ग्लास हो गया, कार्बन फाइबर हो गया, सिरेमिक फाइबर हो गया, या इलास्टोमेरिक फाइबर्स भी जो होते हैं, उनका जो फ्रैक्चर होता है वो ज़्यादातर ब्रिटल टेंसाइल फ्रैक्चर होता है। ये फ्रैक्चर चूँकि बड़ा सिंपल भी होता है, सिंपल इसलिए कि ये एक ब्रिटल फ्रैक्चर का इमेज है, तो इसको सिंपल इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसकी जो सरफेस है, फ्रैक्चर्ड सरफेस, वो बड़ी स्मूथ और शार्प है। यानी कि इसमें जो फ्रैक्चर है फाइबर का, वो फाइबर के एक्सेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बड़ी स्मूदर फ्रैक्चर, इसने फ्रैक्चर्ड सरफेस बड़ी स्मूदर है इसकी। तो इस तरह का जो ब्रिटल फ्रैक्चर होता है वो मोस्टली सिंगल फ्लैट क्लीवेज प्लेन देता है हमें, और वो जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर होता है फाइबर एक्सेस के। तो लेकिन ज़्यादातर इसमें जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो दो तरह के रीजन्स देते हैं। एक इनिशियल स्मूथ रीजन होता है जिसको मिरर रीजन कहते हैं, और एक लेटर रफर रीजन होता है जिसको हैकल्ड रीजन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें समुद्र रीजन नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो ब्रिटल फ्रैक्चर हैं वो एक और टाइप की सरफेस भी दे सकते हैं जिसके दो पार्ट हों। पहला पार्ट समुद्र रीजन हो जिसको हम मिरर रीजन कहेंगे, और लेटर रीजन जिसको हम हैकल्ड रीजन कहेंगे। तो इस तरह का जो ब्रिटल फ्रैक्चर्स हैं, उनके कुछ ब्रिटल फ्रैक्चर के सेम इमेजेस इस डायग्राम में दिए गए हैं। ये वो वाला सिंपल फ्रैक्चर है जो अभी हमने डिस्कस किया, और ये वाला वो वाला फ्रैक्चर है जिसमें हम फाइबर की सरफेस के ऊपर दो रीजन्स डिस्टिंक्टली देख सकते हैं, इस इमेज में भी और इन तीनों इमेजेस में। अब ये वाला जो रीजन है फाइबर की फ्रैक्चर्ड सरफेस का, वो रिलेटिवली स्मूदर है, और जो बाकी का रीजन है वो रिलेटिवली रफर है। तो होता यह है कि जो स्मूदर रीजन है, जब फाइबर के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है, लोड किया जाता है, स्ट्रेस अप्लाई की जाती है, तो फाइबर जो है वो यहाँ से क्रैक इनिशिएट होता है और वो अलोंग द फाइबर सरफेस प्रोपोगेट करता है इस रीजन में। और जब फाइबर की ऊपर जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो इतनी हो जाती है कि जो रिमेनिंग इंटैक्ट पार्ट होता है फाइबर का, वो उसको बियर नहीं कर सकता, तो फाइबर जो है वो बिल्कुल फ्रैक्चर हो जाता है। अब इन चार इमेजेस में हम जो फाइबर की फ्रैक्चर्ड सरफेस है उसका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू द फाइबर एक्सेस है, यानी कि डायरेक्शनल या एंगल्ड फ्रैक्चर नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रिटल फ्रैक्चर है वो इस तरह की क्लीन या स्मूदर सरफेस जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर टू फाइबर एक्सेस हो वही दे, बल्कि कोई इसमें एंगल्ड क्रैक भी हमें नज़र आ सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इमेज में भी हमें एक एंगल्ड क्रैक्ड सरफेस नज़र आ रही है, और इस इमेज में भी अलोंग द फाइबर एक्सेस एक एंगल्ड क्रैक सरफेस हमें नज़र आ रही है, फ्रैक्चर्ड सरफेस हमें नज़र आ रही है। तो ये जो फ्रैक्चर है, ये ब्रिटल फ्रैक्चर होता कैसे है, इसका मैकेनिज़्म ये है कि फाइबर की सरफेस के ऊपर डिफरेंट किस्म के फ्लॉज होते हैं, डिफरेंट किस्म के क्रैक्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जो कि फाइबर के सिंथेसिस के दौरान फाइबर में मौजूद हो सकते हैं। तो जब इस फाइबर के ऊपर टेंशन अप्लाई की जाती है तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है इन क्रैक्स की टिप्स के ऊपर। तो जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है ये डिपेंड करेगी कि जो क्रैक है वो कितना डीप है। जितना डीपर क्रैक फाइबर के सरफेस के ऊपर मौजूद होगा, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फाइबर की सरफेस के ऊपर या उस क्रैक की सरफेस के ऊपर, उसकी टिप के ऊपर मौजूद होगी। तो जब हम फाइबर के ऊपर लोड अप्लाई करना जारी रखते हैं तो वो जो स्ट्रेस है वो उसका लेवल एक्सीड कर जाता है उस पॉइंट के ऊपर फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ से। तो वहाँ से फिर जो क्रैक है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब ये जो मैकेनिज़्म है फाइबर की क्रैक सरफेस की इनिशिएशन और ग्रोथ का, इसको स्कीमेटिकली इस फिगर में शो किया गया है कि जो फाइबर की सरफेस है, इस फाइबर की सरफेस के ऊपर मुख्तलिफ हमें क्रैक्स या फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। ये फ्लॉज किसी भी वजह से हो सकते हैं, मोस्टली ये फाइबर सिंथेसिस के दौरान भी फाइबर की सरफेस के ऊपर होते हैं। तो जब इस फाइबर की सरफेस के ऊपर हमने लोड अप्लाई करना शुरू किया, तो लोड अप्लाई करने के नतीजे में जो
फाइबर की सरफेस के ऊपर स्ट्रेस थी वो कंसंट्रेट हुई, और वो जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन एक लेवल से बढ़ती है, तो ये जो क्रैक है इसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ये ग्रोथ फिर बढ़ती है, जैसे जैसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ये ग्रोथ भी बढ़ती है, और इस ग्रोथ के बढ़ने के नतीजे में जो रीजन फाइबर का हमारे पास आता है वो रिलेटिवली स्मूथ रीजन होता है। फिर एक लेवल ऐसा आता है कि जब फाइबर के ऊपर लोड या स्ट्रेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये जो पार्ट होता है इसमें इंटरनल वाइड्स या क्रैक्स भी डेवलप होते हैं, और ये एकदम फ्रैक्चर कर जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास इस तरह की एक रफर सरफेस आती है। तो इस तरीके से दो पैटर्न हमारे पास बनते हैं, एक स्मूदर रिलेटिवली स्मूदर सरफेस, एक रफर सरफेस, जो अभी हमने यहाँ पे इस इमेज में देखी कि एक ये स्मूदर सरफेस है इतनी कर्व्ड पार्ट, और ये रफर सरफेस है। यहाँ भी ये नज़र आ रही है स्मूदर सरफेस और बाकी रफर सरफेस, और यहाँ पे भी एक रिलेटिवली बहुत ही कम स्मूदर सरफेस हमें नज़र आ रही है। तो इस तरीके से जो दो सरफेसेस बनती हैं उनमें जो स्मूदर सरफेस होती है उसको मिरर लाइक रीजन कहते हैं, और जो रफर सरफेस होती है उसको हैकल्ड रीजन कहते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है दो तरह की सरफेसेस के डेवलप होने का ब्रिटल फ्रैक्चर में। अब ब्रिटल फ्रैक्चर में जो ज़्यादातर क्रैक्स हैं वो परपेंडिकुलर टू द फाइबर एक्सेस होते हैं, लेकिन जो क्रैक्स हमने एट एन एंगल देखे कि फाइबर के एक्सेस के अलोंग एट एन एंगल जो फाइबर की सरफेस है वो फ्रैक्चर्ड है, तो उसका मैकेनिज्म क्या होता है या वो कौन सी स्ट्रेसेस के नतीजे में इस तरह का क्रैक होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि फाइबर के ऊपर सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेसेस ही हों, बल्कि जब एक क्रैक ग्रो कर रहा होता है तो इस क्रैक की ग्रोथ के अलोंग फाइबर के ऊपर शीयर स्ट्रेसेस भी एक्ट कर रही होती हैं, और ये जो शीयर स्ट्रेसेस होती हैं ये फाइबर के लोकल पॉइंट के ऊपर जो क्रैक होता है उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये जो शीयर स्ट्रेसेस होती हैं जो कि फाइबर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, ये शीयर स्ट्रेसेस पॉसिबल है कि ये जो फाइबर का फ्रैक्चर है इसको इस रीजन की बजाय एट एन एंगल उसको ग्रो करवा दें। तो एक तो ये है कि ये शीयर स्ट्रेसेस की वजह से होता है। दूसरा ये है कि अगर फ़र्ज़ करें फाइबर की सरफेस के ऊपर दो क्रैक्स हों और दोनों ही ग्रो कर रहे हों, जब हम लोड अप्लाई करें फाइबर की सरफेस के ऊपर, तो अगर दोनों क्रैक डेवलप होना शुरू हो गए हैं तो चूँकि दोनों के ऊपर शीयर स्ट्रेसेस होंगी, और तो ये शीयर स्ट्रेसेस चूँकि परपेंडिकुलर टू द क्रैक सरफेस होंगी, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये शीयर स्ट्रेसेस की वजह से ये दोनों जो क्रैक हैं वो आपस में यहाँ से मिल जाएं। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमें फ्रैक्चर्ड फाइबर सरफेस मिले वो एट एन एंगल मिले। इसके बाद अभी तक जो हमने देखे वो ग्लास फाइबर्स के इमेजेस थे। ग्लास फाइबर के साथ साथ सिरेमिक फाइबर्स भी हाई स्ट्रेंथ फाइबर्स हैं। जो सिरेमिक फाइबर्स हैं ये भी हाई मॉडुलस होते हैं। तो ये भी जो कर्व्स देते हैं वो टाइप ए कर्व देते हैं, जो अभी हमने कर्व्स देखी थी जिसमें कि एक स्ट्रेट लाइन थी और उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं थी। तो अगर हम सिरेमिक फाइबर्स को देखें तो सिरेमिक फाइबर्स का भी जो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर्ड सरफेस है, वो ज़्यादातर रिजेंबल कर रही है ग्लास फाइबर के फ्रैक्चर के साथ, जिसमें हमें स्मूदर फ्रैक्चर भी नज़र आ रहा है, जिसमें कि एक सिंगल प्लेन में फ्रैक्चर है जो कि परपेंडिकुलर टू द फाइबर एक्सेस है, और इसमें एंगल्ड फ्रैक्चर भी हमें नज़र आ रहा है। तो इसका भी जो फ्रैक्चर है सिरेमिक फाइबर्स का, ये वेरी मच सिमिलर टू द ग्लास फाइबर्स। एक और इनऑर्गेनिक फाइबर जो हाई स्ट्रेंथ है वो कार्बन फाइबर है। ये तीन इमेजेस कार्बन फाइबर की फ्रैक्चर सरफेस के दिए गए हैं, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन फाइबर है वो भी टाइप ए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉलो करता है। तो इसका जो फ्रैक्चर है वो भी ग्लास फाइबर की तरह ब्रिटल होता है। तो इसमें भी हमारे पास दोनों तरह की सरफेसेस नज़र आ रही हैं। एक तो वो फ्रैक्चर्ड सरफेस जो कि सिंगल प्लेन में है और वो परपेंडिकुलर टू द फाइबर एक्सेस है, और दूसरे में जो फ्रैक्चर्ड सरफेस है वो एट एन एंगल टू द फाइबर एक्सेस है। अब इसमें जो ब्रिटल फ्रैक्चर में जो सबसे इंटरेस्टिंग फ्रैक्चर हम डिस्कस करेंगे वो इलास्टोमेरिक फाइबर्स का होता है। इलास्टोमेरिक फाइबर्स जो हैं, अगर इन कर्व्स को देखें तो अभी तक के जो हमने ब्रिटल फ्रैक्चर देखे वो फाइबर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ए टाइप कर्व को फॉलो कर रहे थे, यानी कि उनका बिहेवियर ए टाइप कर्व का था, जिसमें कि बिल्कुल भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जो इलास्टोमेरिक फाइबर्स हैं वो इस पूरी
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के स्पेक्ट्रम में बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे हैं, यानी कि वो टाइप ई कर्व्स फॉलो करते हैं जिसमें बहुत कम लेवल ऑफ स्ट्रेस के ऊपर बड़ी ज़्यादा एक्सटेंशन, और वो भी इलास्टिक एक्सटेंशन, और उसके बाद एंड पे जाके इनका बिहेवियर लीनियर हो जाता है और हाई मॉडुलस बन जाता है। तो ये जो इलास्टोमेरिक फाइबर्स हैं ये भी ब्रिटल फ्रैक्चर देते हैं। इसमें इनकी फ्रैक्चर सरफेस आप देख लें कि यहाँ पे एक सिंगल फाइबर है जिसकी के जो फ्रैक्चर्ड सरफेस है, जो फ्रैक्चर है वो परपेंडिकुलर टू द फाइबर एक्सेस है, सिंगल प्लेन में है, जबकि इस इमेज में हमें 3 इलास्टोमेरिक फाइबर जो आपस में फ्यूज़ किए गए हैं वो नज़र आ रहे हैं, और सबकी जो सरफेस है वो भी ब्रिटल फ्रैक्चर सरफेस है। ये वाला जो इमेज है ये इस सरफेस का मैग्नीफाइड इमेज है। तो इलास्टोमेरिक फाइबर में जो डिफॉर्मेशन है वो इलास्टिक होती है, लेकिन जस्ट बिफोर ब्रेकेज से पहले इनकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो लीनियर हाई मॉडुलस बन जाती है, और फिर एंड पे जाके इनका जो फ्रैक्चर है वो भी ब्रिटल फ्रैक्चर के तौर पे हमें मिलता है। ब्रिटल फ्रैक्चर के जो ऑपोजिट फ्रैक्चर है वो डक्टाइल फ्रैक्चर है, यानी ऐसा फ्रैक्चर जिसमें कि किसी हद तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन फाइबर में होती है या फाइबर शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो मेल्ट स्पन होते हैं, जैसे कि नाइलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, पॉलीप्रोपिलीन हो गया, वो ज़्यादातर टाइप बी कर्व का बिहेवियर शो करते हैं, और उनका जो फ्रैक्चर होता है वो डक्टाइल फ्रैक्चर होता है। इसमें जो डक्टिलिटी होती है या प्लास्टिक स्ट्रेन आती है वो इस वजह से आती है कि क्योंकि लोड अप्लाई होने की वजह से इसमें एक ड्राइंग इफेक्ट आता है, और वो ड्राइंग इफेक्ट जो है वो अनओरिएंटेड फाइबर को, जो इस तरह के सिंथेटिक फाइबर जो अनओरिएंटेड हों उनमें उनकी ओरिएंटेशन की वजह से ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आती है। तो इसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहले नाइलॉन फाइबर का फ्रैक्चर बिहेवियर। नाइलॉन में ये जो कर्व दी गई है ये नाइलॉन के मोनोफिलामेंट जो कि कोर्सर हैं उसकी दी गई है। तो जो थिकर मोनोफिलामेंट है नाइलॉन का, उसकी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसका इनिशियल पार्ट इलास्टिक होता है, जैसे कि यहाँ पे ये शो हो रहा है। उसके बाद विद द एप्लीकेशन ऑफ लोड स्टेडीली लोड इंक्रीज़ कर रहा है, और प्लास्टिकरी फाइबर जो है वो डिफॉर्म कर रहा है, हत्ता के पॉइंट ए के ऊपर जाके जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है मटेरियल की हो रही फाइबर की, उसमें क्रैक ग्रो कर जाता है, और क्रैक डेवलप होता है, और वो फिर क्रैक ग्रो करता है। तो ए पॉइंट के ऊपर क्रैक इनिशिएट हुआ, बी रीजन में उसने ग्रो किया, और सी रीजन में जाके वो कैटास्ट्रॉफिकली फ्रैक्चर हो गया फाइबर। तो इस तरह से जो फ्रैक्चर होता है नाइलॉन फाइबर, उसके ये इमेजेस यहाँ पे दिए गए हैं। फाइबर फ्रैक्चर की इनिशिएशन, फिर ये ग्रोथ, और फिर उसके बाद फाइनल फ्रैक्चर। तो यानी कि वही वाली स्कीम जो यहाँ पे शो की गई है कि इनिशिएशन, ग्रोथ और फिर फ्रैक्चर, ये हमें यहाँ पे इस फ्रैक्चर में नज़र आ रही है कि यहाँ से फाइबर को जब लोड अप्लाई किया गया तो यहाँ से जो फाइबर की क्रैक है वो इनिशिएट हुआ, इस रीजन में वो ग्रो हुआ, और फिर यहाँ पे जाके फाइनली वो क्रैक कर गया। अब ये जो ग्रोथ है वो कैसे हुई, ये उसके ग्रोथ का मैकेनिज्म दिखाया गया है कि जब फाइबर की सरफेस के ऊपर एक क्रैक होता है, वो क्रैक डेवलप होने के बाद अगर फर्दर उसके ऊपर लोड अप्लाई करें तो वो इस तरीके से ओपन अप होता है, वो जो क्रैक होता है। तो ये क्रैक की डेवलपमेंट है कि किस तरीके से क्रैक डेवलप हो रहा है। उसके बाद उसको अगर फर्दर लोड अप्लाई करते रहें तो फाइबर्स के अंदर वॉइड्स, या दूसरे अल्फाज में क्रैक्स जो हैं वो इस तरीके से मेजर क्रैक्स डेवलप होते हैं, और वो मेजर क्रैक्स फिर फर्दर आगे फाइबर में माइनर वॉइड्स भी डेवलप करते हैं। यहाँ पे जाके फिर ये जो लाइन है ये ट्रांजिशन है इस रीजन से, इलास्टिक रीजन से, ये कैटास्ट्रॉफिक ग्रोथ के रीजन से, जो कैटास्ट्रॉफिक फ्रैक्चर है, ब्रेकेज है, उस रीजन में ये ट्रांजिशन है। तो ये वाली जो सरफेस है ये वाली सरफेस नज़र आ रही है। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये फाइबर का जो डायामीटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि फाइबर की फ्रैक्चर्ड सरफेस का डायामीटर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि बैक साइड पे जहाँ पे फाइबर ओरिजिनल डायामीटर में मौजूद है वो ओरिजिनल डायामीटर ज़्यादा है, लेकिन जब स्ट्रेस अप्लाई की गई तो ब्रेकेज के बाद जो एंड पॉइंट है उसका वो एक
थिन डायमीटर के साथ है। तो यहाँ पे जो नेकिंग का इफ़ेक्ट है या थिनिंग है वो इस इमेज में हम देख सकते हैं। तो इससे पीछे हमने नायलॉन का जो मोनोफिलामेंट था, कोर्सर था, वो देखा, जो कि ज़्यादातर ब्रशेज़ वगैरह में इस तरह के फिलामेंट यूज़ होते हैं। ये नायलॉन फाइबर्स जो कि टेक्सटाइल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, उनका ब्रेकेज है। तो इस फिगर में भी हम देख सकते हैं कि ये वाला जो ब्रेकेज है वो जो अभी हमने ब्रेकेज स्टडी किया उसके काफ़ी सिमिलर है कि ये इनिशिएशन पॉइंट है, यहाँ से जो क्रैक है वो इनिशिएट होता है, इस रीजन में ग्रोथ करता है और फिर यहाँ पे आके एकदम फ्रैक्चर हो जाता है। इस इमेज में भी सिमिलर है और इन दो इमेजेस में भी ये सिमिलर पैटर्न, ये बिहेवियर शो किया गया है। अब ये जो डक्टाइल क्रैक के डेवलपमेंट की स्कीम है वो यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में दिखाई गई है कि जब फाइबर के ऊपर लोड अप्लाई किया जाए तो यहाँ पे क्रैक या वाइड डेवलप होता है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ लोड के साथ इस तरीके से वी नॉच बना लेता है, वी नॉच अंदाज में ओपन अप होता है। इसके ऊपर अगर फर्दर लोड अप्लाई करें तो ये इस तरीके से ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद जब इस लेवल तक मटेरियल आ जाता है कि वो फर्दर लोड को बियर ना कर सके तो वो एकदम फ्रैक्चर कर जाता है। तो ये तो था मैकेनिज्म डक्टाइल फाइबर के फ्रैक्चर का। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रैक इनिशिएशन हो सकती हैं जब क्रैक डेवलप होता है। मिसाल के तौर पे अभी जो हमने स्टडी की वो इस टाइप की थी कि एक फाइबर की सरफेस के अलॉन्ग एक क्रैक की फॉर्म में जो एक क्रैक हो, डेवलप हो, उसकी ग्रोथ और फिर फाइबर का फ्रैक्चर। लेकिन इसके बरक्स ये जो क्रैक की डेवलपमेंट है ये एक पॉइंट की शक्ल में भी हो सकती है। यहाँ पे एक लाइन, वाइड लाइन की तरीके से इसकी इनिशिएशन हुई, यहाँ पे एक पॉइंट की शक्ल में नज़र आ रही है और यहाँ पे भी एक पॉइंट की एंगल्ड इनिशिएशन है, लेकिन पॉइंट की फॉर्म में है और ये एंगल्ड इनिशिएशन है। इस इमेज में जो फ्रैक्चर्ड फाइबर का है हमें मल्टीपल जो कैटास्ट्रॉफिक फेलियर जोन्स हैं, यानी कि यहाँ पे जाके जो फ्रैक्चर होता है इसको टेक्निकली कैटास्ट्रॉफिक फ्रैक्चर कहते हैं कि यहाँ पे शुरू हुआ, इनिशिएट हुआ, यहाँ पे ग्रो किया और यहाँ पे जाके फाइबर जो है वो कैटास्ट्रॉफिकली ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे इस इमेज में हमें मल्टीपल कैटास्ट्रॉफिक जो रीजन्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब इस फाइबर में अगर हम देखें तो इस फाइबर में दो साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी जो क्रैक है वो डेवलप हुआ और दोनों साइड से क्रैक इनिशिएशन एट टू जोन्स एट सेम एक्सियल पोजीशन के एक्सियल पोजीशन दोनों की सेम है, सेम पोजीशन है, लेकिन एक इस साइड से है, एक इस साइड से है। और दोनों की जो ग्रोथ है एक ही इस साइड से है, एक ही इस साइड से है। अब यहाँ पे जो ग्रोथ है वो टू डिफरेंट एक्सियल पोजीशंस के टू पोजीशन से हुआ, लेकिन यहाँ पे तो आमने सामने दोनों पोजीशंस थी। यहाँ पे एक पोजीशन यहाँ पे है और एक दूसरी पोजीशन यहाँ पे है, तो दोनों पोजीशन के जो जब क्रैक मिला तो इसने एक एंगल्ड पोजीशन दी। अब ये जो क्रैक की इनिशिएशन है इन सब इमेजेस में ये सरफेस के आउटर सरफेस के ऊपर क्रैक इनिशिएट हो रहा है, जबकि इन दो इमेजेस में जो क्रैक है वो फ्रॉम विद इन द फाइबर सरफेस इनिशिएट हो रहा है। ये फाइबर की सरफेस के यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कोई वाइड होगा, कोई फ्लॉ होगा यहाँ से कि इंटरनली जो वाइड है या क्रैक है वो ग्रो हुआ और फाइनली फाइबर फ्रैक्चर हुआ। इस इमेज में ये जो इंटरनल पॉइंट था ग्रोथ का वो फाइबर के डायमीटर के एक साइड पे है, यहाँ पे रफली सेंटर में है और यहाँ पे एक साइड पे है। तो वो तो थे नायलॉन फाइबर्स के इमेजेस। यहाँ पे सिमिलर बिहेवियर पॉलिएस्टर फाइबर्स का भी होता है डक्टाइल भी फ्रैक्चर में, और इसी तरीके से पॉलीप्रोपिलीन भी डक्टाइल फ्रैक्चर देखता है, लेकिन इसकी जो सरफेस है फ्रैक्चर के बाद वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी नज़र आ रही है, जिसमें कि फाइबर्स के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो फ्रैक्चर के बाद थोड़े से नज़र आ रहे हैं कि ये मटेरियल स्टिक आउट कर रहा है फ्रैक्चर्ड रीजन से। इसके बाद हम देखेंगे कि फाइबर की जो फ्रैक्चर है इसके ऊपर स्पीड ऑफ फ्रैक्चर का क्या इफ़ेक्ट आता है, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेसन में इसको डिस्कस करेंगे।